अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 18 स्टार्ट कर दिया जी हमने, शायद आपको नहीं पता चला अभी तक। अच्छा जी, कल हमने मैन्युफैक्चरर डीलर को देखा था कि वो लेसर भी हो सकता है। दो चेंजेस सिर्फ आई थी। वर्किंग वन में कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऐड हो गई थी और जर्नल एंट्री पहली बदल गई थी। को मसला आपको मैंने एवोकाडो वाला सवाल कहा था होमवर्क में करें, इसमें कोई मसला तो नहीं आया? नहीं आया? ओह माय गॉड, किया ही नहीं। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? हो गया था, कोई मसला नहीं आया। कमाल। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18। अच्छा, नहीं मेरे वाला, उसका ज़रा सोल्यूशन देख लें, फिर आज वो काम शुरू करते हैं अगला। क्योंकि मैन्युफैक्चरर डीलर अब फिर ईद के बाद रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह, और ये बुनियादी सवाल होगा और फिर जो पर्चे में आता है वो वाला सवाल करेंगे हम, ठीक है? तो बुनियादी सवाल को हमने एप्पल बी को किया और फिर साथ हैड वो एवोकाडो वाला करके आपने इसको बेसिक को ज़रा पक्का कर लिया कि मैन्युफैक्चरर डीलर आएगा तो क्या है जनाब। सबसे पहले तो वर्किंग वन के अंदर दो चीज़ें ऐड हुई थी और फिर पहली एंट्री चेंज हुई थी, और पहली एंट्री मैंने अभी सिंपल वर्जन में रखी है, ठीक है, ताकि आपको एंट्री याद हो जाए। फिर उस एंट्री के अंदर जो बारीक चीज़ें हैं, नुक्ते हैं, वो इंशाल्लाह ईद के बाद हम सवालों में डालेंगे, पास पेपर के सवाल करेंगे फिर उसमें, ठीक है जी। तो ये आपके सामने यहाँ पे वर्किंग वन में मेरे ख्याल में सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट निकली हुई है। हमारी तरतीब ये हम लिखते हैं कॉस्ट 500 थी, कॉस्ट 500 थी। फेयर वैल्यू यानी कैश सेल प्राइस कितनी थी? कितनी थी बता दो? 640 थी, निकाली भी थी आपने खुद ही, ठीक है। उसके बाद ये निकली कैसे थी? 500 इंटू या 500 जमा 500 इंटू 20, ऐसे निकली थी ये। उसके बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपने निकाली थी। डाउन पेमेंट थी कोई? रेंटल्स थे 60-60 हज़ार। हाँ, 200 के। ये फिर कौन सा सवाल मैंने शुरू कर दिया इसको? अच्छा वो नीचे है, उसकी वर्किंग भी नीचे ही होगी। चलो शायद ये हुआ पढ़ो, ये आप वाला सवाल था। ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नोट्स भी बने हुए हैं। नोट किसी ने बनाने की कोशिश की थी? मेरा दिल है ज़रा क्विकली बना लेना जी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमने निकाली थी 200 इंटू कितनी किस्तें थी? 5, बस यही था। कितना आया था? 1000। फिर उसके बाद यहाँ से कहानी शुरू होती है। नेट इन्वेस्टमेंट निकाली थी 640, उससे मॉडर्न स्केड्यूल बनाया था और फिर जर्नल एंट्रीज हमने कर ली थी। जर्नल एंट्रीज के अंदर ये सिंपल वर्जन अभी चला था कि लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट पे, कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी, सेल जो है वो, और इन्वेंट्री भी कॉस्ट पे, ठीक है। अब ये मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा कि असल पूरी कहानी जो है वो बता भी रहा हूँ ताकि साथ साथ थोड़ा याद भी हो जाए। असल कहानी क्या है? सेल रिकॉर्ड होती है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। दूसरी बात लीज रिसीवेबल एंड नेट इन्वेस्टमेंट पे। तीसरी बात कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट लेस पीवी ऑफ यूजीआरवी होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल आपके दोनों सवालों के अंदर ये काम चल गया था इतना सा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपके साथ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आपको बना दी थी, बोलो बन गई थी ना? एक्सट्रैक्ट्स बन गए थे। चलो अब नोट को ज़रा जल्दी से बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नोट भी दोनों साल के ही बनाते हैं। तो एप्पल बी लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेसर का ही नोट है, बिल्कुल वैसा ही, कोई फर्क ही नहीं है उसमें, लेकिन चलो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 था, ये 5 था, तो 6 का बना लेते हैं, 5 भी कंपैरेटिव में बना लेंगे, ठीक है जी। अखा लो, अखा बड़ी नेमत में है, तो 6 और 5। अच्छा जी, अब नोट्स में नोट का कोई नंबर लगा देना, इन कर लें। फाइनेंस लीज थी ना जी,
सवाल में लिखा हुआ था, टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन लगाते भी तो आपको कोई ना कोई टेस्ट जो है वो उसका आंसर यस मिल ही जाता, बल्कि मिल ही रहा था। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट फेयर वैल्यू के बिल्कुल इक्वल थी, यूजीआरवी तो है नहीं, ठीक है। तो बहरहाल टेस्ट लगाए बगैर इसलिए चले थे क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था। चले जी, 9.1 में हमने जो लिखना होता है वो आपको पता है। 9.2 मैच्योरिटी एनालिसिस। तो चलो यही पड़ा है 5 और 6। अच्छा जी, अब हमारा पहले 5 का नोट बनाते हैं। तो 5 का नोट बनाने के लिए 5 के साल की आखिरी पेमेंट के नीचे एक लाइन लगा दी। अब नोट बना रहे हैं नोट, तो प्रिंसिपल को पकड़ेंगे, इंस्टॉलमेंट्स को, ठीक है। तो ये 5 के एंड पे खड़े होकर 1 साल के अंदर अंदर, फिर 1 साल के बाद 2 साल के, 2 साल के बाद 3 साल, 3 साल के बाद 4 साल के, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर लिखा लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर्स। ये इकट्ठा बनाना आना चाहिए ना, पहले भी एक बार शायद मैंने कंपैरेटिव में नोट बनाया था, चलो, लेकिन लेसर का नहीं था, लेसी का था, 3 to 4 ईयर्स। तो 31 दिसंबर 5 पे अगर खड़े हों तो लेस देन 1 ईयर जो बनता है वो 200 है, 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4, टोटल 800। मैं तो कहता हूँ इसको मुकम्मल कर लें पहले, क्या ख्याल है? 5 को मुकम्मल कर लेते हैं, इसकी रिकन्सिलिएशन बनाकर फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो 9.3 में मैं रिकन्सिलिएशन बना लेता हूँ। रिकन्सिलिएशन में आपके टोटल लीज रिसीवेबल आता है सबसे पहले, जो कि सवाल में है नहीं, जिस दिन आएगा उसी दिन तो एंट्री में भी रोला पड़ेगा जाके, ठीक है। प्लस यूजी आरवी, ये बन जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें से हम लेस करेंगे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, तो हम पहुंच जाएंगे नेट इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। अब ये भी 2006 और 5 दोनों के लिए जी बच्चों। अब टोटल लीज रिसीवेबल हमें 9.2 से मिल जाया करता है, तो 800 रुपये टोटल लीज रिसीवेबल था, कोई यूजीआरवी नहीं है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 800 आ गई। अब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम के लिए 2 तरीके हैं, पूरा स्केड्यूल बना हुआ है। आप अगर 5 के एंड पे खड़े हैं और एरियर का सवाल है, तो ये देखो ना, 31 दिसंबर 5 तक का इंटरेस्ट 108, ये क्या है? अर्न्ड। ये क्या है? अर्न्ड। लेकिन हमें क्या चाहिए? तो उसके बाद वाले सारे क्या हैं? अनअर्न्ड है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आसान तरीके की तरफ जाना है। टोटल निकाली नहीं हमने, ओहो, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकाल लें जी। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकलती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है 1000, नेट इन्वेस्टमेंट है 640, तो आंसर इज घर जा रहा है ना। अच्छा, अब 360 क्या है? स्टार्ट ऑफ द लीज अनअर्न्ड। अगर 31/5 पे आए तो एक अर्न हो गया, तो इस एक अर्न को माइनस कर दें, तो 360 माइनस अर्न कितना कर लिया? 109 कर दूं, 109 माइनस 109, ठीक है जी। तो आपका 350, सारी घर जा रहे, 251 जी, 549, ठीक है जी। ये क्या आ गया हमारे पास? नेट इन्वेस्टमेंट। एरियर का सवाल है तो मैच कर जाएगा, 549 ही है, वो राउंडिंग की वजह से, हमने पहले भी राउंड किया था ना, वो 548.7 मतलब 549। उसके बाद अगले साल में आते हैं 2006 में। अब लाइन जो है वो आगे आ गई, ठीक है। 31 दिसंबर 6 हमारे साल की डेट है, आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाते हैं, तो आखिरी पेमेंट भी इसी 31 दिसंबर 6 पर ही हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर 200, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, यानी कि 6 के एंड पे खड़े हैं ना, तो 7 के अंदर 1 है, फिर 7 के बाद 8 के अंदर ये 1 to 2, फिर 2 to 3, तो 200,
200 और 0। लेसी का नोट यानी इस तरह से हमने बनाया था, लेकिन ये अगला काम नहीं किया था, कोई मसला नहीं, अब ये कर रहे हैं। अब टोटल लीज रिसीवेबल कितने हैं जी? यूजीआरबी अभी भी कोई नहीं है, ठीक है जी, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई 600। अब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम अगेन अब हमने निकालनी है 31 दिसंबर 6 पे खड़े होकर। तो टोटल अनअर्न्ड 360 था, उसमें से अब 2 अर्न हो चुके, ठीक है, तो ये दोनों माइनस कर दें, या ये 2 माइनस कर दें, या निचले 3 ऐड कर दें, लेकिन मैं कहता हूँ अब एक ही तरतीब पर रहें, जैसे पहले साल की वर्किंग की इस साल की भी वैसे ही कर लें, ठीक है। तो 360 माइनस 109 माइनस 93, कि 251 को भी आगे लेकर चल सकते हैं, पेपर के अंदर लिखे लिख सकते हैं आप जी। 360 माइनस 109 माइनस 93 जी 158 जी 440 एग्जैक्ट 42, ठीक है जी। ये नोट कल नहीं बनाया था, मैंने कहा था घर पे बना लेना। 442, ये 441.9 देखने तो यही है, ठीक है, राउंड कर दिया था। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में कोई मसला? इनकम स्टेटमेंट के अंदर काबिल जिक्र बात क्या थी, यानी पीएनएल में काबिल जिक्र बात क्या थी? अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो तो सेलिंग प्रॉफिट भी आता है, यानी जिसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। और वो मैंने कहा था आपने जर्नल एंट्री में सेल और कॉस्ट ऑफ सेल निकाल कर उसको देखना है, क्योंकि अभी तो ये सब सेम चल रहा है, अभी तो सब सेम चल रहा है, लेकिन जब यहाँ पे कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआर भी होगा तो नीचे तो वर्किंग वन में तो कॉस्ट वो पड़ी होगी जिसमें से माइनस नहीं हुई होती पीवी ऑफ यूजीआर भी, ठीक है। और फिर सेल फेयर वैल्यू वाली जो वर्किंग वन में पड़ी हुई है, पीवी ऑफ एलपी तो वहाँ पे नहीं पड़ी होती, तो लोअर पे रिकॉर्ड करना है। तो असल उसूल क्या है, वर्किंग वन में तो डाटा चेंज भी हो सकता है एंट्री में आकर, आपने हमेशा इस जर्नल एंट्री से उठानी है कॉस्ट और सेल, हमेशा पक्का याद रखना, ठीक है। जर्नल एंट्री में से आपने उठाना है इसको, ओके। ये अभी याद रखना, बाद में फिर जब अप्लाई होना है वहां पे भूले नहीं होना। आज तो अप्लाई नहीं हो रहा था, आज तो दोनों तरफ से आपको यार वर्किंग वन से ही लेते नहीं। उसूल की बात क्या है, जो आपने सेलिंग प्रॉफिट निकालना, जो उसने सेल करके लीज पे देके नहीं, सेल करके जो उसने जीपी कमाया, ठीक है, वो हमेशा वर्किंग ये जर्नल पहली जर्नल एंट्री में सेल और कॉस्ट ऑफ सेल के डिफरेंस से आपने निकालनी, याद रहेगा। तो एक काबिल जिक्र बात ये थी कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जीपी आ रहा था। अच्छा, अब जीपी जो था वो सिर्फ 5 में था, 6 में नहीं था, क्योंकि गाड़ी एक बार बिक गई। हाँ, जो इंटरेस्ट इनकम थी, क्योंकि वो वक्त गुजरने के साथ साथ है, तो वो दोनों साल में आ रही थी, ठीक है। उसके बाद कोई काबिल जिक्र बात तो नहीं थी, नॉर्मल था सवाल, ठीक है। हाँ, अगर 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 सेलिंग अगर आपकी आईडीसी आ रही हो तो सेलिंग एक्सपेंस है, तो वो जी पहले साल के अंदर वो भी आना है, दूसरे में वो भी नहीं आएगा। लेकिन ये आईडीसी सेलिंग एक्सपेंस किसके बारे में रूल है? अभी तक हमने 3 लोगों के आईडीसी के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने लेसी की आईडीसी के बारे में पढ़ा, ये इकट्ठा करेंगे एक बार इंशाल्लाह, जाकर एक बार पूरा टेबल बनाएंगे, इसको एक जगह पे तावीज़ बना के रख लेंगे। लेकिन सीखना एक दिन नहीं होता, सीखना ऐसा आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, ठीक है ना, ताकि वो पक्के होते जाए, फिर एक एक करके आता जाए, ठीक है। तो लेसी की हमने आईडीसी की जब बात की थी तो हमने कहा था कि ये क्या करता है जी, हाँ, राइट ऑफ यूज का पार्ट बनाते हैं, राइट ऑफ यूज डेबिट करते थे, ठीक है, एक बात, ठीक है, हाँ वो तो हो गया। और दूसरी बात, इसको हमने डेप्रिशिएट करना था, ठीक है, ओवर लीज टर्म, लीज टर्म ही करते थे, यूजफुल लाइफ तो डिफरेंट हो भी सकती थी। पर मसला, मजे की बात ये थी कि आईडीसी और राइट ऑफ यूज दोनों की एक ही लीज टर्म, एक ही लाइफ होती थी ना, डेफिसिट इकट्ठा हो जाता था, ठीक है। लोअर ऑफ भी हो जाए तो भाई जो लीज टर्म आपने बेसिकली तो एसेट जितना अरसा इस्तेमाल करना है, इस आईडीसी ने तो आपको उतना अरसा ही फायदा देना है ना। तो बेसिकली यूं ही लिख देता हूं, हम ये करते थे, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और फिर राइट ऑफ यूज डेबिट और कैश क्रेडिट आईडीसी वाला। और जब डेप्रिशिएट करते थे तो डेप्रिशिएट के लिए आपने इन दोनों को टोटल करना होता था और डिवाइड सेम लाइफ से करना है, बस इतनी सी बात, ऐसे ही किया था। फिर हमने लेसर को देखा, और लेसर में भी हमने अभी फाइनेंस लीज को नहीं देखा, ऑपरेटिंग लीज को देखा। तो ऑपरेटिंग लीज में हमने क्या कहा था जी, आईडीसी को पीपीई का पार्ट बना लो, यानी पीपीई डेबिट करो, कैश क्रेडिट करो आईडीसी से, ठीक है। लेकिन जब डेप्शन करनी है तो
पीपीई को यूजफुल लाइफ पर और आईडीसी को लीज टर्म पर। याद आ रहा है? उसके बाद फिर हमने कल मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर देखा था। ये सिंपल लेसर है, सिंपल लेसर। ये सब कुछ इंशाल्लाह इकट्ठा रखेंगे, तफसील से पढ़ेंगे। वैसे ही ज़रा मैंने कहा रिवाइज कर लें। मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर हो तो वो चाहे ऑपरेटिंग है चाहे फाइनेंस है, उसके बारे में, इसकी भी ऑपरेटिंग लीज होती है। मैन्युफैक्चरर डीलर भी ऑपरेटिंग लीज करता है, वो देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। लेकिन ऑपरेटिंग हो चाहे फाइनेंस हो, चूंकि मैन्युफैक्चरर डीलर है तो स्टैंडर्ड के ख्याल में ये इनका काम नहीं है। इन्होंने अगर कोई आईडीसी पे की है तो उसको ये सेलिंग एक्सपेंस बनाए, बस चुप करके, ये ज़िंदगी आसान है। तो ये हमने पूरा कर दिया, ठीक है। लेसी की एक ही लीज पड़ी है, वो पूरा हो गया। दूसरी आज शुरू करनी एक टाइप है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक रह गया है, फाइनेंस, ठीक है। फिर इस सारे को इकट्ठा करके एक सफ़े के ऊपर टेबलर फॉर्म के अंदर मैं आपको जो है वो रिवाइज भी करवाऊंगा, एक जगह इकट्ठा भी करवाऊंगा, और जो जो सवाल उस आईडीसी के हमने किया होगा डिफरेंट, वो एक जगह इकट्ठा भी कर दूंगा। यानी आपको पूरे IFRS 16 की अगर आईडीसी की रिवीजन करनी होगी तो आप वो उस लेक्चर के एक दिन, जिस दिन हमको 15-20 मिनट लगाएंगे उस पर इकट्ठा किया हुआ, वो जहाँ जहाँ पढ़ा होगा वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, आप रिवाइज कर सकेंगे, ठीक है बेटा जी। हैं लीज इंसेंटिव लेसी को मिलता है, लेसर देता है वो इंसेंटिव। सॉरी, नहीं, क्यों नहीं शो, वर्किंग के अंदर तो आ ही रहा है, वर्किंग से उठा के आपने लिखा होता है। तो जर्नल एंट्री के अंदर आप जब फिगर ही वो लिखी है, जो मिसाल के तौर पे पहला रेंटल 17 का था हमारे सवाल में, याद है, तो वो अगर आपने 15 लिखा है तो ये शो ही तो हो रहा है। और कैसे शो, आप ब्रैकेट में कर दें शो, वैसे वर्किंग 1 हमने इसी सवाल की हुई है, उसके अंदर ब्रैकेट में शो किया ही होता है, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। चलें जी, ये इंशाल्लाह करेंगे तफसील से बात। बस अभी मैन्युफैक्चरर डीलर को ज़रा लगाते हैं ब्रेक, और चूँकि अब ख़तरा तो मुझे पड़ा ही हुआ है कि कल आप लोगों में से पता नहीं कौन आए कौन ना आए, तो इसलिए आज हम बात शुरू करते हैं लेसी की, जो बच गई है, जो जितना IFRS 16 में समझे कॉन्सेप्चुअली बात बच गई है, उसके बाद फिर बस उसको हमने प्योरीफाई करना है। और हम डिस्काउंटिंग की डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे, पास पेपर को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और छोटी छोटी चीज़ें डिफरेंट हैं जिनमें से पर्चा आता है वो ईद के बाद इंशाल्लाह करेंगे। यानी कि सारे लीज में से इस बार जो सवाल आया है वो सवाल वो है जो एंड के अंदर जाके ना 2 लेक्चर्स या एक लेक्चर पूरा लगा दें, या फिर 2 से 3 लेक्चर में बांट के एक बात की जाती है, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि एंड पे जाके पढ़ेंगे कि लीज है भी या नहीं, ये कैसे डिसाइड होना है। तो सिर्फ उस बात के ऊपर जो एंड पे IFRS 16 के एंड पे जाके पढ़ाई जाती है, एक लेक्चर मैंने कहा वैसे लगता है, लेकिन चूंकि वो बोरिंग हो जाता है सिर्फ थेरी वाली बात करना, तो वो 3 से 4 लेक्चर्स में बांट दिया जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाता है। सिर्फ उस एक कॉन्सेप्ट में से इस दफ़ा सवाल बना हुआ था, ठीक है। तो बहरहाल सवाल तो कहीं से भी आ सकता है। चलें जी, शुरू करते हैं आज अपना काम। वैसे ज़रा पेज 68 पे आए, ज़रा चाती मार लें, समरीज़ की क्या सूरत हाल है, समरीज़ में कहाँ पे पहुँचे हम। ये समरीज़ ज़बरदस्त चीज़ है ना, समरीज़, इनसे आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है 1 मिनट में, ठीक है। 2-3 बार समरी पढ़ेंगे, उसके बाद आप समरी खुद ही आप ऐसे कभी कभी जो है ना, हम भी क्लास में, अब जैसे ईद के बाद में आऊँगा तो आते साथ में कहूँगा चलो जी समरी हम बनाते हैं, 10 मिनट नहीं लगेंगे, सारी लीज की समरीज बना देंगे, क्योंकि समरी में हमने क्या बताना है, यही जो यहाँ पर तरतीब से बनी है जी। वर्किंग में क्या आएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में क्या आएगा, फिर नोट में क्या आएगा, जर्नल एंट्री कैसे होती है, बस ये समरी है, और है क्या इसके अंदर, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे समरीज में लेसी की राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी वाली पढ़ ली हमने, ये मैंने आज आपको पढ़ानी है अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। सिंपल लेसर की फाइनेंस लीज, सिंपल लेसर की ऑपरेटिंग लीज हमने कर लिया था। अब मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की फाइनेंस लीज है, ये हमने कल किया। क्विकली ज़रा इसको देख लें कि वर्किंग में क्या आता है, उसके बाद नोट में क्या आता है, P&L बैलेंस शीट में क्या आता है, और जनरल एंट्रीज क्या होंगी, ठीक है। तो वर्किंग के अंदर भाई जो 2 नई चीज़ें आई थी वो क्या थी, कॉस्ट और फेयर वैल्यू, यही कल बताया था। बाकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। मॉडर्न स्केड्यूल कहाँ स्टार्ट होगा, उसी तरह से नेट ओनरशिप विल ट्रांसफर, तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन, और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRE प्लस UGRE। फॉर्मूलाज भी वही चल रहे हैं जो लेसर के थे, कोई चेंज नहीं। नोट सेम एज फाइनेंस लीज ऑफ सिंपल लेसर, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। P&L के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है, इंटरेस्ट इनकम आती है जैसे पहले आती थी,
लेकिन नई चीज क्या आई, सेलिंग प्रॉफिट इन फर्स्ट ईयर ओनली, और सेलिंग एक्सपेंस आईडीसी ये भी इन फर्स्ट ईयर ओनली होगा, लिख लें इन फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये नई चीज आई, नई चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं हम, बस ये नई चीजें, ये वर्किंग में ये नई चीज आई और पीएनएल में ये दो नई चीजें आ गई। ठीक है, बैलेंस शीट बिल्कुल वैसी चल रही है, लीज रिसीवेबल आएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा अगर एडवांस का सवाल होगा, या ईयर एंड डिफरेंट होगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान है। जर्नल एंट्रीज की थी हमने, पहली जर्नल एंट्री अभी आपको नहीं करवाई हुई, ये लिख के काटी हुई है, ये भी आपको नहीं करवाई जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, जब आपको आमने सामने रख के दिए जाएंगे दोनों लेसर, सिंपल और मैन्युफैक्चर। एक सवाल हमारा है गालिबन, ठीक है, उसके अंदर एक ही सवाल के अंदर दो तरह की लीजेज ना आमने सामने चलेंगी, तो वहाँ पे एंट्रीज भी कर लेंगे। ये एंट्री होनी है, ये बात नहीं कि एंट्री होनी नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको आपने नहीं पढ़ना। ठीक है, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, जैसे पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट करके जो सिंपल लेसर है पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट कर देता है, और फाइनेंस लीज में फाइनेंस लीज में एसेट को क्रेडिट करके लीज रिसीवेबल डेबिट करता है, और ऑपरेटिंग लीज के अंदर एसेट को अपने पास ही रख के सिर्फ रेंट कमाता है। तो वो तो पीपीई डेबिट करके कैश क्रेडिट करा था ना, तो ये तो मैन्युफैक्चरर डीलर, इसका तो काम ही ये चीज़ बेचना था, तो ये इन्वेंट्री करेगा डेबिट, लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल इसको काटा हुआ है। ठीक है, इसको जो है वो हम पढ़ेंगे मौका आने पर। फिलहाल तो हमने ये जनरल एंट्री पढ़ी थी। पहली एंट्री हो जाती है लीज रिसीवेबल डेबिट, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ सेल। अब ये पूरी वाली बात लिखी, अच्छा है, इस तरह कर लेते हैं, लीज रिसीवेबल डेबिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल को कॉस्ट से डेबिट करेंगे और सेल को फेयर वैल्यू से क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, बाकी मैं लिख नहीं रहा अभी, और इन्वेंट्री को कॉस्ट से क्रेडिट। ये जो ग्रीन है ये मैंने अभी आपको सिर्फ पढ़ाया। ठीक है, बाकी पे आपने गौर भी अभी नहीं करना। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो आपकी ये एंट्री बस पक्की हो जाएगी, तो फिर बस दो चीज़ें ऐड होनी है बीच में, जब आएंगी तो वो कर लेंगे, क्या मसला है उनके अंदर। ठीक है, ये पक्का होगा तो वहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, पास पेपर्स पे हम अभी कम गए थे, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें ये करेंगे तो तभी पास पेपर समझ आते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे हम दबोदब पास पेपर करेंगे। ठीक है, मुश्किल पास पेपर होंगे, लेकिन उनमें क्या मुश्किल होगी, मुश्किल तो यही चीज़ें होती हैं जो आप सीख रहे हैं। ठीक है, आईडीसी के बारे में क्या कहा था जी, सेलिंग एक्सपेंस बनाएंगे, तो सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, आईडीसी कैश वाला कैश क्रेडिट कर देंगे, और वो आईडीसी का कैश है। ठीक है जी, नेक्स्ट है किराया आएगा तो सेम वही कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। जी, गॉट इट। अच्छा, अब एक छोटी सी डिस्कशन और भी है, कहें तो वो भी कर ना लूँ फटाफट। मैंने ना ये बताना है आपको, इंटरेस्ट की डिस्कशन करनी है आपके साथ। ठीक है, तो एंड में मुझे अब याद करवाना, पहले मेरा दिल है कि अब हम लेसी की लीजेज सीख लें, दूसरी वाली, बल्कि कर ही लें, पहले डिस्काउंट की डिस्कशन कर लेते हैं। एंड पे आऊँ अगर मैं इस चैप्टर के, ओह नो, पिछले वाली खोली मेरी, ओपन ही नहीं। आखिरी सवाल आपके पास तो है ना, बोलो, तो आप तो आ जाए। आखिरी सवाल में कुछ तस्वीरें कुछ बनी हुई होंगी फ्लो चार्ट से, क्या मसला आ गया पता नहीं, इसको ज़्यादा पीछे चलेगा। चलो मिलेगा, इसी हवाले में मिलेगा। ये जी डिस्काउंट रेट, अभी तक जितना पढ़ाऊँ, अच्छा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ओपन होती हैं, उससे डिस्टर्ब तो नहीं होते ना कि एक चीज़ बीच में छोड़ दी है जी, वो आपके हाजमे के लिए दुरुस्त होता है ज़रा। ठीक है ना, एक चीज़ छोटी सी छोड़ दी, चलो जी आप वो पक्का हो जाएगा, फिर वापस आप कर दी तो वो है ही। ठीक है, डिस्काउंट रेट की डिस्कशन है जी, डिस्काउंट रेट की सबसे एंड पे पेजेस हैं जहाँ पे फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, इनमें जब पहला फ्लो चार्ट है वो इसी का है। सबसे पहले लेसर जो कि सिंपल वाला है, वो कौन सा रेट यूज करता है, इम्प्लिसिट रेट, जबकि जो लेसर कल हम पढ़ रहे थे डीलर और
मैन्युफैक्चरर लेसर, तो बेटा उसके लिए रूल क्या है, वो यूज करेगा हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट इंटरेस्ट रेट। ठीक है। अब हमारे कल वाले सवाल में ये अप्लाई नहीं हुआ था, सिर्फ एक ही रेट गिवन था, तो हमने बस वही उठाकर लगा दिया। जब कभी सवाल के अंदर मार्केट रेट और इम्प्लिसिट रेट दोनों हों, पर्चे में यही परेशानियां होती हैं, मार्केट रेट या इम्प्लिसिट रेट, मार्केट रेट और इम्प्लिसिट रेट दोनों गिवन हो, तो अगर तो सिंपल लेसर का सवाल है तो इम्प्लिसिट रेट यूज करना है सवाल में, और अगर मैन्युफैक्चरर डीलर का है तो इन दोनों में से हायर। ठीक है। अब बारी आती है जी लेसी की, तो लेसी कौन सा रेट यूज करेगा, लेसी लेसर वाला इम्प्लिसिट रेट यूज करेगा। ठीक है जी। और बस फिलहाल अगली बात अभी ना पड़े, आगे कभी कभी ऐसा होता है ना, क्योंकि वो लेसर ने रेट निकाला होता है तो वो लेसर लेसी को बताता नहीं है, तो अगर लेसी के पास वो रेट अवेलेबल ना हो तो क्या करना है वो इंशाल्लाह आपको, चलो देख लो सिर्फ इस हद तक, अगर नहीं पता, बाकी होता क्या फिर बाद में समझा दूंगा। लेसी को अगर लेसर वाला इम्प्लिसिट रेट पता है तो उसी को यूज करेगा, लेकिन अगर उसको ये रेट नहीं पता तो फिर लेसी अपना इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करता है। ठीक है। अब ये इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट क्या होता है ये किसी वक्त फिर समझा दूंगा। ठीक है। लेकिन अब ये बात आपने याद कर लेनी है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट की यही मैक्सिमम डिस्कशन है पूरे लीज के लिए, क्योंकि आपने देखा था ये तीन ही तरह के लोग आए आपके सामने। सबसे पहले आपने लेसी से सवाल शुरू किया, फिर आप लेसर पे आए, फिर आप, अच्छा अब लेसर की फाइनेंस और ऑपरेटिंग में से फाइनेंस में कौन सा रेट यूज होगा और ऑपरेटिंग में कौन सा, ऑपरेटिंग में रेट होता ही नहीं है यूज, ऑपरेटिंग में रेट होता ही नहीं यूज। ठीक है। तो इसका मतलब बस लेसर फाइनेंस लीज में यूज करेगा। ठीक है। अब तीन तरह की कैटेगरीज बन गई, पहला है लेसी, दूसरा है सादा लेसर, तीसरा है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर। लेसर से बात शुरू करते हैं। लेसर चूंकि असल में रेट निकालता यही है? लेसर इम्प्लिसिट रेट यूज करेगा, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर होगा तो वो हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट या मार्केट रेट यूज करेगा। ठीक है। और जो लेसी है वो भी लेसर वाला, ये इम्प्लिसिट रेट कैलकुलेट कौन करता है, लेसर, तो लेसर वाला इम्प्लिसिट रेट ही लेसी भी यूज करेगा। हमारे सवालों में लिखा होता था इम्प्लिसिट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज लेसी के सवाल जो शुरू किया था मैंने कहा था इम्प्लिसिट निकाला कैसे, तो एक्सेल की शीट में याद है इम्प्लिसिट निकाला था, वो कैलकुलेटर पे भी निकालना सीख लेंगे किसी वक्त, आता होगा उम्मीद है आपको। ठीक है। तो इम्प्लिसिट कोई गल नहीं, सीख लेंगे, अभी सीएमए के अंदर भी एक उधार चल रहा है कैलकुलेटर वाला, टाइम निकालेंगे किसी वक्त। जी सुने, लेसर का इम्प्लिसिट रेट लेसी ने यूज करना है, लेकिन अगर वो नहीं पता तो फिर अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करेगा। अब सवाल के अंदर वो यही बातों से परेशान करेगा आपको। ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना। चलिए ये छोटी सी डिस्कशन ये 2 दिन पहले करनी थी मैंने, लेकिन ये ना बस पेंडिंग रह गई थी। बड़ा पढ़ रहे हैं यार आप लोग, बड़ा पढ़ लिया आप लोग। ठीक है जी, इधर बात करते हैं ताकि फिर यहीं से करीब करीब आपको रेफर करता जाऊं चीजें। अच्छा जी, आप बात शुरू करते हैं हम, प्रोबेबली ये लास्ट कैटेगराइजेशन हम कर रहे हैं। ठीक है। कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज की कितनी किस्में हैं। जैसे लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज की 2 किस्में होती हैं ना। ठीक है। देखें एक ही लीज है, देखने वाले मुख्तलिफ नज़रों से देख रहे होते हैं। ठीक है ना। एक कारपेंटर आएगा तो वो दरख्त को देखेगा कि ये कितना फर्नीचर बना देगा, उसी दरख्त को मुसाफिर देखेगा तो ये कितनी छांव दे देगा, उसी दरख्त को किसान देख रहा होगा तो ये कितना फल दे देगा, कितना, किसने जमीन इन्हें मली हुई है कितना फल दे देगा। ठीक है। फलदार दरख्त है वो। ओके। तो ये मसला नहीं है, वो लीज एक ही है, लेसर ने उसको देखा अपने हिसाब से। ठीक है। और उसने उसको आइडेंटिफाई किया फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में। उसी एसेट को लेसी जब देखेगा तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसी के पर्सपेक्टिव से
फ्रॉम लेसी परस्पेक्टिव या फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी, पीओवी लिखते हैं आप लोग, मैनू ना पता लगे बात है कि लिखा है, पेंडू जा बंदा हूं यार मैं, है जी। फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, लेसी जब किसी एसेट, देखो लेसर जब किसी लीज्ड एसेट को देखता था तो 5 सवाल करता था, याद है? वो 5 सवालों में से अगर सारों का जवाब नो है तो ऑपरेटिंग, किसी एक का भी यस है तो फाइनेंस। लेसी भी जो है वो लीज्ड एसेट से 2 सवाल करेगा। क्या करेगा जी? सवाल करेगा, इज इट अ शॉर्ट टर्म लीज, इज इट अ शॉर्ट टर्म लीज, शॉर्ट टर्म क्या होता है? 12 मंथ्स, ठीक है जी। और नंबर 2, इज इट अ, ऊपर से मिला के पढ़ेंगे, ठीक है ना, इज इट अ शॉर्ट टर्म लीज और इज इट अ लो वैल्यू एसेट। अब इसका जवाब या तो यस हो सकता है या नो, यही 2 पॉसिबिलिटीज है ना जी, कि या तो लीज शॉर्ट टर्म होगी या शॉर्ट टर्म नहीं होगी। दूसरा सवाल, लो वैल्यू एसेट है या नहीं, या तो एसेट लो वैल्यू होगा या लो वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। अब अगर तो इन दोनों सवालों का जवाब नो है तो जो आप कर रहे थे वो सही कर रहे थे, रिकॉर्ड करें राइट ऑफ यूज एंड रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज एंड लीज लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लीज का मतलब क्या होगा? 12 महीने तक कोई एसेट है, आपने उसको लीज पे लिया है तो 12 महीने तक के लिए लिया है, ठीक है ना। वैसे भी ये फाइनेंसिंग, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग, डिस्काउंटिंग वगैरह ये साल से ऊपर जाएं तो ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं ना, ठीक है। तो एक सिचुएशन स्टैंडर्ड ने कहा, लेसी ने कहा एसेट को, एसेट तुम शॉर्ट टर्म लीज के लिए तो नहीं हो, ये एसेट आई शॉर्ट टर्म लीज के लिए तो नहीं है। इसका आंसर आया नो। स्टैंडर्ड ने कहा तो फिर ठीक है, करो रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी। फिर लीज लायबिलिटी किस पे रिकॉर्ड करते हो? पीवी ऑफ एलपी पे, यानी डिस्काउंटिंग करो और प्रेजेंट वैल्यू निकालो और फिर उस पर रिकॉर्ड करो, सही है। राइट ऑफ यूज को इसके अंदर ये भी डाल दो, लीज लायबिलिटी और भी चीजें, आप आईडीसी इंस्टॉलेशन वगैरह डाल दो, ठीक है। और अगर शॉर्ट टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है, लो वैल्यू एसेट है। अब लो वैल्यू के लिए स्टैंडर्ड ने गालिबन पहले ना इसकी जगह IAS 17 होता था लीजेस का स्टैंडर्ड, फिर वो खत्म हुआ, IFRS 16 आया, ठीक है। तो इसमें 1-2 चीज़ों में ऐसे आईकैप कह रहा हूँ, आईफैक ने, स्टैंडर्ड बनाने वालों ने इसमें कुछ चीज़ें क्वांटिफाई की थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने, जैसे मिसाल के तौर पे लो वैल्यू एसेट के बारे में गालिबन को $500 या कुछ इस तरह की कोई एक फिगर जो है वो मखसूस की गई कि जी इस वैल्यू से नीचे का जो एसेट होगा वो लो वैल्यू कहलाएगा और जिससे ऊपर होगा वो लो वैल्यू नहीं कहलाएगा। लेकिन फिर जाहिर है सारी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड्स बन रहे थे, तो फिर उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। बस उन्होंने कहा, लो वैल्यू की डेफिनेशन ये दे दी कि लो वैल्यू एसेट एक ऐसा एसेट है जो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके भी ले सकती थी, लेकिन फिर भी लीज करवा लिया। मिसाल के तौर पे स्टैंडर्ड ने खुद जो मिसालें दी उसके अंदर क्या मिसालें दी? मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जी, ठीक है ना। वो मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स, फर्नीचर, ये स्टैंडर्ड ने एग्जाम्पल्स दी हैं, ठीक है। तो लो वैल्यू एसेट या शॉर्ट टर्म लीज, इन दोनों से आपके जहन में क्या बात आती है पहली ही सुनते ही? यार शुक्र है आप लोग वैसे आ गए हैं, अभी हाइब्रिड में कुछ थोड़ी कमी है लेकिन काफ़ी अटेंडेंस अच्छी है आज, शुक्र है। मैं ये आज करवाएं तसल्ली हो जाएगी मुझे, वरना मुझे जो है ना बस नींदर ही नहीं पैनी सी जी। बोले ये इसको देखते ही, इसको क्या छोटी चीज़ें भाई ने बोला, ये मैंने कहा इनको देखते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? भाई ने कहा छोटी चीज़ें। कोई इत्तेफाक करते हो इनसे? करना चाहिए था, सही बात कर रहे हैं। मतलब इमटेरियल, मटीरियलिटी बेसिकली पहला दिमाग के अंदर जो सवाल, जो दिमाग के अंदर जो लफ्ज आता है ना, आप अकाउंटिंग की जबान में अगर बोले तो वो क्या है? मटीरियलिटी, ठीक है। छोटी चीजें मतलब भाई कह रहे हैं मटीरियल नहीं है, कहना ये चाह रहे थे कि ये मटीरियल नहीं है। आप भी समझे, शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू एसेट की लीज है तो ये इमटेरियल है,
ठीक है। अगर नहीं है, अगर लो वैल्यू नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है, तो जो अकाउंटिंग सिखाई है वो करो। अच्छी खासी मुसीबत में पड़ना पड़ता है जी, ठीक है। लीज पेमेंट्स निकालो, फिर प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स निकालो, फिर स्केड्यूल बनाओ, फिर एंट्रीज करो, है जी, बैलेंस शीट बनाओ। नोट कितना मुश्किल से बनता है, आसान है वैसे तो, लेकिन चलो फिर भी। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट थिंग कमिंग योर वे, अगर इन दोनों में से किसी के जवाब, यानी कि अगर कोई एसेट आपका शॉर्ट टर्म लीज के ऊपर है या शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं है तो लॉन्ग टर्म के ऊपर। आपने लैपटॉप 3 साल के लिए लीज करवा लिया। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी कि उसके लिए लैपटॉप अपने पैसों से लेना कोई मसला हो, लेकिन बिजनेस ऐसे करते हैं, कहते हैं यार 15 लैपटॉप लेने हैं ये सारे स्टाफ के लिए, जो ये सेल्स स्टाफ आया नए, तो अब अपने पैसे क्यों लगाएं, अपने पैसे किसी और बिजनेस की एक्टिविटी में लगा देते हैं, ये लीज करा लेते हैं। ऐसे होता है असल में, ठीक है ना। ये नहीं कि उनके पास जो है वो वैल्यू, छोटी वैल्यू की चीज जो होती है, फर्नीचर है हल्का फुल्का। अब ये नहीं है कि वो लैपटॉप कहेंगे लैपटॉप ये कोई सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप नहीं है, सुपर कंप्यूटर है जी, वो 5 करोड़ का आता है मिसाल के तौर पे, तो आप कहोगे जी नहीं कंप्यूटर तो लो वैल्यू। ऐसा नहीं है। लो वैल्यू अभी आगे मैं डिस्कशन करता हूं। लो वैल्यू एसेट जो है ना, उसके बारे में आपने वो एसेट टू एसेट डिसाइड करना है, क्लास पे नहीं लगा देना। कंप्यूटर की क्लास सारी की सारी लो वैल्यू की होती है, कैसे, किसने कहा लो वैल्यू होती है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। तो अगर आपका एसेट शॉर्ट टर्म लीज के लिए है या एसेट लॉन्ग टर्म लीज के लिए है लेकिन लो वैल्यू एसेट है, दोनों में से कोई बात अगर और लिखा हुआ है, कोई बात भी अगर यस हो जाती है, तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड कहता है आपके पास चॉइस है, चॉइस देता है, ठीक है। चॉइस है, क्या चॉइस है कि आप चाहो तो, या उस चॉइस का ना अंग्रेजी वाला नाम भी लिखूंगा, ठीक है ना। चॉइस का मैं अंग्रेजी वाला नाम लिखूंगा जो स्टैंडर्ड में लिखा हो। फिलहाल मैं आपको सादा अल्फाज में समझा रहा हूं। चॉइस क्या है, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड कर लो, बल्कि यूं लिखता हूं मैं, डू नॉट रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज एंड लीज लायबिलिटी। चॉइस है आपके पास, मतलब राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड ना करो। इसको स्टैंडर्ड ने नाम दिया, इसको स्टैंडर्ड ने नाम दिया रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन। क्या नाम दिया जी? रिकॉर्डिंग की एग्जाम्पशन। किसको रिकॉर्ड करने की एग्जाम्पशन? अभी मैं पढ़ाता हूं, वैसे यहां लिखा हुआ है, करीब ही है ये स्टैंडर्ड का, यही पैरा लिखा हुआ है, ये पैरा 5 में क्या, लेसी मे elect not to apply requirements to record and measure right of use and lease। इसकी बात हो रही, ठीक है। मैं पढ़ाता हूं, वहां से आकर पढ़ाता हूं, ठीक है। इसीलिए इसके साथ यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। मैं ढूंढ के यहां पे लिख रहा हूं, बाद में यहां से पढ़ा दूंगा। क्या क्या चॉइस दी इसने, ना करो जो करना है वो चॉइस अभी बताता हूं, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, रिकॉग्निशन की एग्जाम्पशन मिल गई। किस चीज की रिकॉग्निशन की? रिकॉग्निशन कहते हैं रिकॉर्डिंग को। रिकॉर्डिंग की एग्जाम्पशन मिल गई, किस चीज को रिकॉर्ड करने की? राइट ऑफ यूज और, देखो ना, लेसी की लीज में क्या करते थे? राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी, यही एक पढ़ा है ना। लेसर में तो ऑपरेटिंग भी था, फाइनेंस भी था, लेसी में तो यही पढ़ा था, राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड करो, लीज लायबिलिटी, ठीक है। अगर ये दो केसेस आ जाएं तो स्टैंडर्ड आपको चॉइस देता है, रिकॉर्डिंग की एग्जाम्पशन दे रहा है, क्या? डू नॉट रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज एंड लीज लायबिलिटी। तो इसको स्टैंडर्ड ने जो नाम दिया वो क्या है जी? रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन एग्जाम्पशन, जंपटियन, ठीक है। तो एग्जाम्पशन, रिकॉग्निशन एग्जाम्पशन क्या है जी? डू नॉट रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज एंड लीज लायबिलिटी। अच्छा जी, तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस, रिकॉर्ड ना जी ना, वहां इंटरेस्ट एक्सपेंस था, रेंट एक्सपेंस सिंपल। किराए पे लेकर चीज, अगर आप किसी से किराए पे लेकर आओ चीज, तो आप अपनी किताबों में उसकी क्या एंट्री करते हो? नहीं नहीं कर नहीं, जो चीज लेके आओ उसकी क्या एंट्री करते हो? वही एग्जाम्पशन दे रहा ना यार। यहां पे क्या किया था आपने? यहां पे क्या किया था? राइट ऑफ यूज एसेट, लीज एसेट रिकॉर्ड ही तो किया था। यहां पे कह रहा मत रिकॉर्ड करो, एसेट लाओ, किराया दो, पे करो। अब समझ आई? लीज लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, या हम ये करेंगे, ये भी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये कि स्टैंडर्ड नहीं अलाउ किया आपको कि चाहो तो बेशक वही काम किए जाओ। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह थी कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, ये जब बनाए जाते हैं तो ऐसी चीजें उसके अंदर ना अकाउंटेंट्स जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ मिलकर इन बिल्ड कर देते हैं,
ठीक है ना। अब लेसी के लिए उन्होंने अकाउंटिंग कर दी होगी, वो शीटें बना के एक्सेल पे उस हिसाब से उन्होंने प्रोग्रामिंग करके डाली हुई है। अब वो सिर्फ अकाउंटेंट का काम क्या होता है, वो जाकर उसमें अमाउंट प्लेस करता है, तो वो सारी कैलकुलेशन आगे वैसे ही हो जाती है। तो फिर वो अकाउंटेंट्स कहते हैं यार छोड़ो, लो वैल्यू भी है, शॉर्ट टर्म भी है, तो कोई मुसीबत नहीं, डालो इसी के अंदर, हमारा तो सिस्टम ऐसे ही बना हुआ है। स्टैंडर्ड कहता है अगर आप चाहो तो करो, अगर आप 3 लाख का एसेट लैपटॉप लेके आए हो और उधर आपके करोड़ों के एसेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े एसेट्स हैं, और 3 लाख का भी एसेट जो आप इसी तरह से रखना चाहते हो तो रखें, कोई मसला नहीं। वो कहते हैं हम कंफर्टेबल हैं, हमने तो यहाँ पे लिखना और सारा कुछ वैसे ही चल जाना है, हमारी सारी शीटें आगे बनी हुई हैं, हर चीज एंड तक अपडेट हो जाएंगी, हमें क्या मसला है, हम नहीं नवी मुसीबत में नहीं पड़ रहे हम, इसको कौन संभालेगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने ये ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन दिया है, अगर आपकी देखें, असल बात तो यही है, लेसी की एक ही तरह की लीज है, पहली बात, लेसी की यू समझ ले एक ही तरह की लीज है, और वो क्या है, वो क्या है, राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी का रिकॉर्ड करना। लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा अगर वो लीज एसेट शॉर्ट टर्म के लिए है या लो वैल्यू एसेट है, या लो वैल्यू वाला एसेट है, तो आपको ये रुख्सत दी जाती है कि जो लीज की अकाउंटिंग होती है वो ना करो, बल्कि रेंटल वाली, इंट्रो वाली अकाउंटिंग कर लो। अब बात समझ आई, थोड़ी सी, थोड़ा समझ आया। तो लेसी के, तो फिर हम फिर ये कह सकते हैं कि ये मुश्किल वाली लीज है ना, जो नॉर्मल लीज है उसकी, तो ये क्या, ये कौन सी लीज है, ये सिंपल, इसको मैं क्या कह लेता हूं यार, कह लो ना भाई, भाई कह लेना यार, इसकी बैटरी लो हो गई। अच्छा आपको समझ आ रही है, आप सवाल करें तब तक जब तक मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊं। जी यही इस बात में से कोई बात निकालें, पूछे ना कुछ। हाँ हाँ, जाहिर है दो कर सकते हो। क्या, तो यही ना, कुछ नहीं ना करेंगे, यही तो कह रहा हूं भाई। दूसरा पेन नहीं मेरा मिल रहा भाई, दूसरा पेन नहीं मिल रहा, मुझे मिल गया। चुप करो, पहले शर्मिंदा तो लेने दो भाई, जो जहां है वहां रुक जाए। आमिर भाई उठे, सोते से उठे बेचारे, तंग हो गए, सॉरी यार, सो जा। अच्छा जी ठहरो जी, बेटा आप बोले, पेन मिलने की देर थी जी। तो लेसी 2 सवाल करेगा ऐसे, लीज जब भी आएगी, लीज जब भी कराएगा 2 सवाल करेगा, क्या ये लीज शॉर्ट टर्म के लिए, क्या ये लीज लो वैल्यू एसेट के लिए। अगर इसका जवाब आया नो, तो ठीक है, जो सीखा वही करो, राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करो, उसके लिए जो सिखाया हुआ है, लीज पेमेंट्स निकालो, पीवी ऑफ एलपी निकालो, अमाउंट स्केड्यूल बनाओ, फिर उसकी एंट्रीज करो, वो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, राइट ऑफ यूज ने भी आना है, लीज लायबिलिटी ने भी आना है, नोट भी बनना है। ये सारी मुसीबतों से बच सकते हो कब, अगर लीज हो जाए शॉर्ट टर्म के लिए और लो वैल्यू के लिए। और आप चाहें भी कि आप इस सारे बखेड़े से बचें, तो आप क्या करें, आप रिकग्निशन एग्जाम्पशन को इलेक्ट कर लें, आप रिकॉर्ड ना करें राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी को, बल्कि आप क्या कर लें, आप रिकॉर्ड कर लें रेंट एक्सपेंस को, ठीक है ना। ओके, तो बेसिकली ये 2 चीजें हैं, या रिकॉर्ड करो या ना रिकॉर्ड करो। तो फिर ना रिकॉर्ड करो तो क्या करो, मैं यूं लिखता हूं, इधर आपको ना कंफ्यूज कर रहा है, रिकग्निशन एग्जाम्पशन है, रिकग्निशन एग्जाम, वो दोनों पॉसिबल, मुझे अब समझ आया क्यों पूछ रहे हैं आप लोग, ठीक है, मुझे अब समझ आई है। गॉट इट, आई हैव गॉट इट। डू नॉट रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज एंड लीज लायबिलिटी। रिकग्निशन एग्जाम्पशन क्या कहती है, डू नॉट रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज एंड लीज लायबिलिटी, और रिकॉर्ड रेंट। अब सही है, अब ज्यादा क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो सॉरी अगर आप लोगों को मैंने थोड़ी देर के लिए सताया, आपके दिमागों को मैंने थोड़ा सा हिलाया जुलाया, हालांकि इनको आदत भी नहीं है, तो मैं माजरत चाहता हूँ जी। कोई बात नहीं, एरो को सही कर लेंगे जी बच्चों, गुजारा हो जाएगा तस्वीर का। चले जी, अब एक मिनट आखिरी बार सुन लो, लेसर चाहे सिंपल हो चाहे डीलर मैन्युफैक्चरर हो, वो लीज से 5 सवाल करेगा, 5 का जवाब नो तो ऑपरेटिंग, किसी एक का भी यस तो फाइनेंस। अगली कहानी आपको पता है, ठीक है,
फाइनेंस लीज में सिंपल लेसर क्या करता है और ऑपरेटिंग लीज में सिंपल लेसर क्या करता है। डीलर मैन्युफैक्चरर फाइनेंस लीज में क्या करता है अब आपको वो भी पता है, डीलर मैन्युफैक्चरर ऑपरेटिंग लीज में क्या करता है वो अभी आपको नहीं पता। वो कल तो नहीं इंशाल्लाह, कल वो मैंने डिस्काउंटिंग थोड़ा सा रखा हुआ है क्योंकि पास पेपर्स के सवाल उनकी वजह से उसकी बगैर हो नहीं सकते। बता रहा हूं कि ना भी आना कल मैं लेक्चर अवेलेबल कर दूंगा, कल संडे का, ठीक है। ना भी आना तो कल ही लेक्चर लेना या परसों में, क्योंकि मैं बता रहा हूं मंडे की क्लास में अगर कोई पास पेपर का सवाल आया, अगर आ गया, ये संडे की क्लास है उसके बाद वाला संडे है, तो उसमें डिस्काउंटिंग उस तरह की यूज हो गई जो ये करनी है जरूरी है। ये रूटीन में मैंने कोई भी लेक्चर, मैंने सिर्फ एक काम किया था इस सेशन में, IAS 41 की तरतीब बदली है बस, इसी ईद को सामने रखते हुए। अगर IAS 41 हमने किया होता तो 4 से 5 दिन उसमें लग जाते हैं, तो अगर उसके बाद लीज शुरू किया होता तो इस वक्त अभी हम शायद लेसी से लेसर पे मूव किए होते और 6 दिन आ जाते, तो पिछला ये कंटिन्यूटी में ना रहता, पिछला भूल जाता। तो यहां तक मैं पढ़ाना चाह रहा था, उसके बाद फिर बस अब इसमें गोल डालना है हमने, तो डिस्काउंटिंग वगैरह सीखनी, सारा कुछ, तो जो चीजें रहती हैं जाहिर है वो तो करनी ही है, ठीक है ना। तो जो लेक्चर कल का होगा वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पास पेपर के सवालों के अंदर डिस्काउंटिंग, मैंने आपको बताया था कि 5 साल की लीज होगी, पहले एक किराया आएगा, 2 मिस, फिर तीसरा चौथा पांचवा आ जाएगा, इस तरह से करके जो है वो सवाल चल रहे होंगे, एक किराया मिस करके एक आ गया, फिर एक मिस करके 2 आ गए, तो इस तरह से डिस्काउंटिंग सवाल के अंदर हो रही है। उसके ट्रीटमेंट क्या होता है ये हमने सीखना है इंशाल्लाह कल की क्लास में, ठीक है। तो प्लीज अगर आप आए तो ये बहुत अच्छा है, नहीं आएंगे तो लेक्चर जरूर ले लीजिएगा। ये शायद इसकी थ्योरी पूरी ना हो पाए, इसकी थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ी सी पहले 15-20 मिनट पढ़ा के फिर मैं डिस्काउंटिंग में मूव कर जाऊंगा, ठीक है। टेस्ट की डिस्कशन बहरहाल मुझे मंडे को ही करनी पड़ेगी, हो जाएगा। अच्छा जी, चले जी, भाई इधर देखें भाई, बात कहां से कहां चलेगी, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि सिर्फ रह गया है मैन्युफैक्चरर डीलर में ऑपरेटिंग लीज, लेसर साइड पे हो गया, अब बारी आती है लेसी की। लेसी भी लीज से सवाल करेगा लेकिन 2, ठीक है। लेसी की फाइनेंस ऑपरेटिंग नहीं, पुराना स्टैंडर्ड ना लेसी को भी यही कहता था फाइनेंस और ऑपरेटिंग, इस स्टैंडर्ड ने आकर सबसे पहली चीज ये जो चेंज की थी ये की थी कि लेसी की कोई फाइनेंस ऑपरेटिंग नहीं, लेसी की एक ही लीज है, वो क्या है, राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड करो और लीज लायबिलिटी। और दूसरी बात ऑप्शन दे दिया कि अगर लेसी 2 सवाल करो, अगर इनमें से किसी एक का भी जवाब ऐसा है, यानी कि आपने जो लीज किया है एसेट, लीज पे लिया है, वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या लो वैल्यू का एसेट है, तो चाहो तो अभी भी राइट ऑफ यूज लायबिलिटी वाली अकाउंटिंग करो, आपको शौक है तो, प्रैक्टिस करनी है IFRS 16 की, तो नए अकाउंटेंट बन के गए हो तो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इससे जान छुड़ा सकते हो, आपको चॉइस दी जाती है कि आप रिकॉर्डिंग एग्जाम्पशन ले लो। किस चीज की रिकॉर्डिंग एग्जाम्पशन ले लो, राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने की एग्जाम्पशन ले लो, और करो क्या, रिकॉर्ड कर लो रेंट एक्सपेंस। अब किसी को बताओगे तो नहीं, एक बात बताऊं तो, किसी को बताओगे तो नहीं, जैसे लेसर की ऑपरेटिंग लीज में चलता था ना रेंटल इनकम, वैसे ही यहां पर रेंट एक्सपेंस बन जाएगा, उसी के उलट काम भी चल जाएगा हमारा, किसी को बताना नहीं है लेकिन, ठीक है। वहां पे हम कहते थे आया कमाया घिसाया, यहां पे हम कहेंगे गया खर्च हुआ, किराया डेप्ट नहीं कर सकते, डेप्ट क्यों, हमारा एसेट रिकॉर्डिंग नहीं, ठीक है ना, थोड़ा समझ आ रहा है। वहां पर करते थे फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड वी हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल, यहां पे हम करेंगे पेएबल और प्रीपेड, यानी सारी कहानी भी ऐसे चला लेंगे। ओए ओए चले बाहर, क्या अगर ये आगे हो तो फिर ये होगा या ये होगा, मैंने कहा किसी को बताना नहीं। अच्छा जी सही है, चलें देखते हैं, अभी तो बात समझ आ गई। अब ये पक्का हो गया, ये पक्का है बोलो, अगर ये पक्का है ना तो मुझे जरा कंफर्म कराओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। एक लीज है जनाब, अब लेसी है लेसी, ठीक है ना। अच्छा मैं इस लीज को ना दोनों के पॉइंट, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो है वो एक दरख्त है, उसको देखने के 2 तरीके लोगों को, हर बंदा अपनी तलब के अपनी मर्जी के हिसाब से देख रहा है, ठीक है। तो एक लीज है, लीज पे हमने एक प्लांट लिया है, ठीक है जी, और बातें ना करो यार, इसकी फेयर वैल्यू है प्लांट की 30 लाख 40 लाख कुछ भी कर लो, जी। उसके बाद लीज टर्म है इसकी 3 साल, यूजफुल लाइफ है इसकी
10 साल, रेंटल्स हैं जनाब 5 लाख, 40 लाख है ना, 8 रेंटल एनुअल है, तो 3 साल तक अगर रेंट आता रहे तो फेयर वैल्यू का तो कोई ताल्लुक नहीं ना उसके साथ, क्योंकि उसने आगे दे देनी अब ये लीज लेसर ने। अगर बोलो ना 10 साल वाला एसेट है ना, ठीक है, तो बस हमने 3 साल के अंदर लेट से 15 लाख किराया जब पे करना है, रेंट पे लिया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये जनाबे वाला ये सवाल है, यानी ये हमारी लीज है और इस लीज को पहले सबसे देखेगा लेसी, ये लेसी है। अच्छा, हाँ जी, लेसी सवाल कर रहा है अब, क्या ये लो वैल्यू एसेट है? बोलो। अच्छा, क्या ये शॉर्ट टर्म लीज है? तो अगर ये दोनों नहीं है तो भाई प्लीज फिर मेहरबानी करें और क्या करें, राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करें। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, रिकॉर्ड मिस्टर लेसी, रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज एंड लीज लायबिलिटी। लेसर आया, ये गंजा है तो हाँ। अच्छा जी, अब ठीक है, फिर थोड़े से बाल हैं। अच्छा जी, अब भाई लेसर क्या कहेगा, लो वैल्यू है या शॉर्ट टर्म है? बोलो। ये सवाल लेसर ने नहीं करने और वो सवाल लेसी ने नहीं करने, याद रखना। ओके जी, तो कौन से सवाल करेंगे जी? 5 क्वेश्चन करते हैं 5 क्वेश्चंस। पहला सवाल, क्या ये एसिड लीज टर्म के एंड पे, सवाल सारा आपके सामने है, कोई कमी बेशी होगी ना मैं खुद पूरी कर लूंगा, मेरा अपना सवाल है। जी, मैंने कहा कि सवाल में कोई कमी बेशी होगी तो वो खुद पूरी कर लेंगे ना, अपना सवाल है, ठीक है जी। जी क्या लीज टर्म के एंड पे एसिड लेसी को मिल जाएगा मुफ्त में पैसे देकर? दो गए। क्या यूजफुल लाइफ लीज टर्म का मेजर पोर्शन कवर कर रही है? क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट फेयर वैल्यू का सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर कर रही है? सिग्निफिकेंट तकरीबन मतलब सब्सटेंशियली इक्वल है। अब मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं है, लेकिन 15 लाख इंटू 3 करो, एनुअल है, एनुअल रेंटल है, 15 लाख इंटू 3, 5 लाख इंटू 3 करें 15 आता है, 15/40 करें, तो अगर लीज पेमेंट इतना नीचे फिर रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू तो और नीचे गया, ये भी गया। क्या एसेट स्पेशलाइज नेचर का है? एटम बम बनाने वाला प्लांट है। अच्छा, तो फिर ये कौन सी लीज है? ये ऑपरेटिंग लीज। समझ में आती है बात? ये कहानी इस तरह से चलनी है बेटा, ठीक है ना। अब हर सवाल इस तरह से होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। एक और लीज कराई जी हमने, क्या एक और लीज आती है जी, इसमें हम एक फिर थोड़ा महंगा होता है लैपटॉप, फिर थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। एक प्रिंटर जी हमने लीज पे करा, लीज पे लिया है, इसकी फेयर वैल्यू जो है वो लेट से 75,000 है और इसको हमने 3 साल के लिए लीज करा लिया। अब ये ऐसी चीज़ है कि हम अपने रिसोर्सेज इसको खरीद सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी इसको लीज कराने का ही फैसला किया कि अपने पैसे किसी और काम में, बिजनेस बढ़ाने के किसी और काम में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, और इसको लीज पे ले लेते हैं। ले लिया जी लीज पे हमने, ठीक है। अब नंबर 4, यूजफुल लाइफ इस एसेट की है 40 साल। 4 साल बहुत है, ठीक है। उसके बाद 5 भी करें तो मेरे ख्याल में 75 हो जाता है, चलो 4 ही रहने दो, नज़दीक ही रखो, मैंने करवाना है इसको वो। अच्छा, अब नंबर 5,
रेंटल्स हैं एनुअल, और 30,000 पे 30, 90,000। चलो अच्छा जी, अब अगेन ये दोनों अहबाब आएंगे, इन दोनों अहबाब को मैं कॉपी ना कर लूँ। ये दोनों अहबाब आएंगे और अपने अपने सवालात जड़ेंगे, ठीक है। बात अगर समझ आ गई तो फिर बस आगे जाके इसकी प्रैक्टिस सब करते हैं, ठीक है ना। लेसी आया, उसके बाल लंबे थे, नीचे करना पड़ा उसको, देखो लेसर ऊपर भी रह सकता जी। क्या ये लो वैल्यू एसेट है? बिल्कुल है। शॉर्ट टर्म है, लेकिन कोई एक भी एस हो जाए तो हम इस तरफ जा सकते हैं, लो वैल्यू तो है ना। अच्छा, अब सवाल चुप है, लो वैल्यू एसेट इन नामों से जैसे किताब के अंदर पढ़ाऊंगा उनसे आ जाए ना, तो सवाल के चुप होने के केस में आप कर लेना इसको, ठीक है। बहरहाल मैं तो कह रहा हूं चॉइस है अब, ठीक है। और चॉइस में आप चाहो तो आप इसको, मैंने क्या कहा था, इसको क्या कहा था, सिंपल अप्रोच। ये क्या है, इसको कहते हैं जी सिंपल अप्रोच। सिंपल अप्रोच कह सकते हैं ना। सिंपल अप्रोच क्यों? कोई एसेट वैसेट रिकॉर्ड नहीं किया, कोई लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की, किराया पे करी जा रहे हैं, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। चलो वही वाली तरतीब जैसे वहां पे थी यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पर रेंट पेएबल या प्रीपेड आ सकता है, तो तरतीब वही बना लेंगे ताकि नई कोई चीज ना सीखनी पड़े। वो जो आया कमाया था ऐसे ही यहाँ पर गया, गया और खर्च हुआ, घिसाया वाली एंट्री यहाँ पे नहीं कर सकती क्योंकि एसेट हमारा है नहीं, ठीक है ना। तो बात वैसी ही मिलती जुलती बन जाएगी, लेकिन ये बहरहाल सिंपल है। लीज राइट ऑफ प्रैक्टिस ज्यादा कर दी, वरना पहला दिन याद है आपको लीज पेमेंट क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकल रही है, यहीं पे फंसे हुए हैं, मॉडर्न स्केड्यूल ही नहीं बन रहा, फिर एंट्रीज की तरफ जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो सीखते सीखते पहुंच गए यहाँ तक, लेकिन बहरहाल सिंपल तो वही रेंटल है। तो ये सिंपल अप्रोच है। और ये कौन सी है? ये तिलों वाली, ठीक है। अच्छा, तो चॉइस है आपके पास, आप चाहो तो सिंपल अप्रोच पे चले जाओ। सिंपल अप्रोच यानी कि सिंपल अप्रोच क्या है? हाँ, डू नॉट रिकॉर्ड वाली और रेंट एक्सपेंस वाली, ठीक है, सिंपल कर लो। और दूसरी चॉइस क्या है? तो बस वो छोड़ो, मैंने ये चॉइस एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। अब ये लेसी है, ठीक है। तो लेसी ने इस लीज को इस तरह से देखा, ये तो लो वैल्यू है, तो इसको याद है स्टैंडर्ड ने कहा था अगर लो वैल्यू एसेट की लीज हो तो आप रिकॉग्निशन एग्जाम्पशन ले लो, सिंपल कर लो काम। हमने कहा हम सिंपल करेंगे, ठीक है। हमने चॉइस सिंपल वाली एक्सेप्ट कर ली, ओके। लेसर आया, अब वो इस प्रिंटर को देखेगा और वो क्या करेगा? अपने 5 सवाल करेगा। सवाल नंबर 1, क्या लीज टर्म के एंड पे लेसी को ये एसेट मिल जाएगा मुफ्त में पैसे देकर? पहले दोनों सवाल उड़ गए। तीसरा, क्या लीज टर्म यूजफुल लाइफ का मेजर पोर्शन कवर कर रही है? ओह माय गॉड, नाउ दिस इज फाइनेंस लीज, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ना जी बेटा आप सवाल में आ गए ना, ठीक है। यहां पे ऑल आंसर्स नो थे और यहां पे थर्ड इज यस। अब ये भी मुझे लिखना पड़ा, हद होगी, वैसे सवाल नहीं नजर आ रहा था जी। अच्छा, अब देखो ये तो चलो मानने वाली बात है। एक सिचुएशन ऐसी बनाता हूं मैं कि मिसाल के तौर पे ये वाला एसेट होता और यहां पे सारे आंसर नो आ जाते, तो सही है। मसला तो इसी में, सॉरी यही मसला है, वो तो सही है। यहां पे कोई मसला है? कोई मसला है? कोई मसला नहीं है। वैसे अकाउंटिंग तो ठीक है, लेकिन कोई मसला जहन में आता है? हाँ बेटा बोलो। हैं? हाँ, कितनी होगी? जितनी आप अपनी जेब से खरीद सकें आपने लीज करा ली। इसीलिए स्टैंडर्ड ने इसको क्वांटिफाई किया ही नहीं। मेरी जेब की कोई हालत, आपकी जेब की कोई हालत, बाहर के मुल्क में बैठे हुए जॉन की जेब की कुछ और हालत। तो $500 उनके लिए कुछ ना हो, हमारे लिए शायद $500 आजकल। तो ये बेटा कुछ स्टैंडर्ड ने चीज़ें बताई मिसाल में, लेकिन उसने जनरल रूल क्या बताया कि लो वैल्यू एसेट एक ऐसा एसेट है जो आप अपने रिसोर्सेज से खरीद सकते थे। वही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ,
अपने रिसोर्सेज से खरीद सकते थे, लेकिन आपने लीज कराने का फैसला किया, खास मजबूरी नहीं थी, ये नहीं कि आपके पैसे नहीं थे उसके। फिर मिसाल के तौर पे स्टैंडर्ड ने कुछ एग्जांपल्स दी, आईकैप अगर देता भी है तो उन्हीं को ही दे रहा होगा, ठीक है। एग्जांपल में भी उसने आईकैप ने किताब में उन्हीं को रखा। वो क्या है जी? फर्नीचर, ये टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स, ये लैपटॉप्स, इस तरह की जो छोटी मोटी चीजें हैं, उससे 4-5 एग्जांपल लिख दी। लेकिन बात यह है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ कंप्यूटर कह देने से लो वैल्यू नहीं हो जाता। अगर वो कह रहा हो कि मैंने कहा जैसे सुपर कंप्यूटर, तो फिर लो वैल्यू नहीं है। वो कह दे जी फर्नीचर है, लेकिन बहुत ही कीमती फर्नीचर है, ठीक है, ये बहुत ही फर्नीचर बहुत 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 ही कीमती है जी, ये 5 करोड़ का ये फर्नीचर ही है जी सिर्फ, तो है, अब लो वैल्यू नहीं होगा वो, ठीक है, सही है ना। बहरहाल वापस आए जी, यही मैं कह रहा था, किसी से ये सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या है जी? पहली बात तो यह है, ये एसेट तो दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया। गौर फरमाएं, तो इसने रिकॉर्ड नहीं किया एग्जेम्पशन की वजह से, और इसने फाइनेंस लीज क्या किताबों से निकाल दिया हवा में। अब कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही है। अगेन आपको मैंने बताया कि इस दरख्त को देखने के 2 तरीके थे, ठीक है। इसको कारपेंटर ने और तरीके से देखा, इसको किसान ने और तरीके से देखा, ठीक है, और अपने अपने हिसाब से उन्होंने सोचा। कारपेंटर ने कहा इससे 5 सोफे बन जाएंगे, किसान ने कहा इससे तो 150 दर्जन जो है वो फल का निकल आएगा, ठीक है, सही है बात समझ। माल्टे का भी हो सकता है, ठीक है, आपके यहाँ तो शायद आम होंगे ऐसे, ठीक है। आ रही हैं गर्मियाँ, फिर देख लेते हैं। अच्छा जी, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ना अल्लाह पाक माफ। जी जी सुने सुने, जी जी जी, और नहीं ये इशराफ, ये तो बहुत अगर आ जाए दिल में। अच्छा सुने, सवाल नहीं है जायज़ किसी भी सूरत में, तो मजाक में भी नहीं है। आप लोग ऐसे ना कहा करें दूसरे को, और चल पास हो गया ट्रीट दे, वो चल फलां हो गया ट्रीट दे, ना कहा करें ऐसे। हो सकता है हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, वो ये कहा करते थे कि डाकू जो होता है ना, डाकू, वो आपके माल पे डाका मारता है। तो ये जो आजकल हम लोग हैं, ये हम इज्जत पे डाका मार देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे 10 बंदों में बैठ के आप उसको कहें कि चल फलां काम हुआ है आज, तो तू आज जो है वो खाना दे, ट्रीट दे, उसको जलील करना शुरू कर दें, मैं किसी को ना करें बात, ठीक है। तो वो क्या है, हो सकता है वो शर्म की वजह से खिला दे, हो सकता है। अगर तीबे नफ्स कहते हैं ना, अगर अपने दिल की चाहत से उसने नहीं खिलाया, तो बेटा इसको फिर पूछ लेना चाहिए मुफ्तियाने कराम से जाके आपको कि वो आपके लिए जायज़ भी है या नहीं खाना। तो ये वैसे ही बातों में बात आ गई, आप लोगों के साथ ये रूटीन के अंदर जिंदगी में। अब ये नहीं कि अगले को कही जाओ वो तू ऐ कर रहे सर, नहीं, अपने ऊपर इसको अप्लाई करें, कोशिश करें कि हम जो है वो ये काम ना कर रहे हैं, ठीक है ना, सही है, कोशिश करें। बाकी जो आपके नसीब में रिस्क है वो अल्लाह आपको पहुंचा के रहेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा सुने, वापस आ जाए। ये एसेट IFRS 16 की चॉइस की वजह से लेसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, और ये एसेट IFRS 16 की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक लेसर ने भी नहीं रिकॉर्ड किया, निकाल दिया किताबों से। तो फिर क्या करें भाई, कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही है। हवा में है तो हवा में, ठीक है। दूसरी बात तुम्हें यहां पूछनी चाहिए थी, जो दोनों डेप्रिशिएट कर सकते हैं नहीं, तुमने यहां नहीं पूछा। यहां पर क्या हो रहा है, लेसी ने राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड किया ना, उसको डेप्रिशिएट किया है। लेसर के पास ही एसेट पड़ा है, उसने भी डेप्रिशिएट किया है। तो अब एक एसेट दोनों डेप्रिशिएट कर रहे हैं। सर ने कहा हाँ कर रहे हैं बिल्कुल, इसने अपने 10 साल वाली लाइफ पर इसको डेप्रिशिएट करना है, और उसने तो जो राइट ऑफ यूज अपने पास रखा है, अपने राइट ऑफ यूज को, वैसे पहली बात तो ये कि उसने जो पैसे दिए थे यूज करने के, वो उसको डेप्रिशिएट, उसको फायदा मिलने अगले 3 साल के लिए, वो उसको डेप्रिशिएट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये अपने राइट ऑफ यूज को, ये एसेट को डेप्रिशिएट नहीं कर रहा, ये राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट कर रहा है। ये करता है तो करता रहे अपने एसेट को। तो एक ही लीज है, एक ही लीज को दोनों ने मुख्तलिफ तरीकों से देखा। ये 2 सिचुएशंस हैं, तो ये दोनों सवाल बच्चों के जहन में आते हैं। पहले केस में आता है सर दोनों डेप्रिशिएट कर गए, हाँ कर गए, ऐसे ही है बस। दूसरे में सर एसिड कहां गया, हवा में है, नहीं है, बस नहीं है तो नहीं। स्टैंडर्ड की यही सिचुएशंस हैं। आप हर बंदे ने लीज को अपने हिसाब से देखना है, और ये ऐसे ही ट्रीटमेंट है, ओके। तो अब ये कहानी आगे पूरी हो रही है। आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट थी देख लें, ठीक है। कि अब देखें, एक ही लीज लेसी ने देखी, 2 सवाल किए, अगर उनका जवाब नो आ गया तो अपनी वो राइट ऑफ यूज लीजेबिलिटी वाली रिकॉर्डिंग करें, और अगर लीज को देखा, किसी एक का जवाब भी यस आ गया, तो चॉइस है, सिंपल काम कर सकता है। लेकिन लेसर के लिए
ऑप्शन एक ही है, 5 सवाल करो, सबका जवाब नो ऑपरेटिंग, सबका जवाब। इसमें उसने ये चॉइस नहीं दी कि ये कर लो या ना करो, ने कहा अगर जवाब नो है ऑपरेटिंग लीज है ऐसे करो, जवाब किसी एक का भी यस है तो फाइनेंस लीज ऐसे करो। और यहां पर ऑप्शन मिल गया एलएससी को कि यहां पर अगर लो वैल्यू शॉर्ट टर्म है तो चाहो तो वही काम किए जाओ, तुम्हारे पास एक ही चॉइस थी ना, नहीं तो चाहो तो एग्जीक्यूशन एग्जाम्पशन में जा सकते हो। ठीक है, अब इसकी वजह से जो मामलात हुए मैंने आपको बता दिए, ये ऐसे ही हैं। अगर ये वाला सिचुएशन बने तो दोनों डेफिसिट कर रहे हैं भाई, ये एसेट को कर रहा है, ये राइट ऑफ यूज को कर रहा है। ठीक है, यहां पर दोनों नहीं कर रहे, हाँ नहीं कर रहे भाई। इसने जो है फाइनेंस लीज कहते हुए जब सारी जिंदगी उधर चली गई थी, इसने कहा मेरे कैसे काम था नहीं, कटो इन किताबों से। उसने कहा मुझे स्टैंडर्ड ने ज्यादा दी थी, मैंने रिकॉग्निशन एग्जाम्पशन को यूज किया और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बस। ठीक है जी स्टूडेंट, बेटा वो फिर एंड वापस लेसर के पास आ जाएगा, फिर वो करेगा फाइनल में जाके उसकी फिर वो कोई एंट्री करेंगे, गेन लॉस उसको निकाल लेंगे आगे चीज बस। ठीक है, हाँ जी पार्ट 2 शुरू करें।